रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को अनुराग शर्मा और संज्ञा टंडन का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी शल्या मौसी, लेखिका सुधा ओम ढींगरा। इस कहानी का वाचन कर रही हैं श्वेता पांडे। रेडियो प्लेबैक इंडिया। कड़वी और मीठी यादों का एक समुंदर मेरे भीतर समाया हुआ है। कड़वी यादें समुंदर के गर्भ में कहीं छिपी रहती हैं। कभी कभार ही वे वहां से निकलती हैं, पर सुखद यादों की लहरें अक्सर उठ उठ कर उल्लासित करती हैं और मैं उनसे भीग भीग जाती हूँ। मेरी प्रज्ञाचक्षु मौसी, जिनका नाम कौशल्या शर्मा था और प्यार से जिन्हें हम शल्या मौसी कहते थे, हर लहर के साथ उभर कर मेरे सामने आ खड़ी होती हैं। खुशी है या गम, वे मेरे साथ होती हैं। इसे मैंने एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया मानकर स्वीकार कर लिया। जिनसे बहुत लगाव होता है वे सुख दुख में याद आते हैं। ऐसा एहसास भी होता है कि वे साथ हैं। विशेषतः बुजुर्ग आशीर्वाद देते हुए महसूस होते हैं। हाँ, एक बात ने मुझे सचेत जरूर किया। सुखद और दुखद क्षणों के अतिरिक्त जब मैं कुछ लिखने बैठती हूँ तो वे मेरे दाएं बाएं आ खड़ी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? विचारणीय प्रश्न था। एक दिन सोचा, क्यों ना अतीत को खंगाल कर देखा जाए। शायद उसके भीतर से इसका कारण पता चल जाए। अतीत को खंगालना आसान नहीं होता। कई बार वे घटनाएं दुर्घटनाएं भी सामने आ खड़ी होती हैं जिन्हें भूले होते हैं या भूलने में ही सुकून मिला होता है। खैर, जब यादों के समंदर में गोता लगा ही लिया तो फिर क्या हाथ आता है, सोचना क्यों। चित्र दर चित्र यादें सामने आती गईं। ढूंढ ही लिया मैंने इसका कारण। मौसी जी का मेरे जीवन में माँ की तरह ही बहुत महत्व है। अगर ये कहूँ कि मैं जिंदा ही उनकी बदौलत हूँ तो कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ ने जन्म दिया था तो मौसी ने जीवन। आंखें बंद करती हूँ तो माँ और मौसी दोनों के चेहरे उभरते हैं। दोनों दो आंखें हैं मेरी। मौसी जी दृष्टि वाले लोगों की तरह काम करती थी। दृष्टिहीनता को उन्होंने पछाड़ दिया था। उन्हें इस तरह काम करते देखकर लोग अक्सर ही धोखा खा जाते थे। वैसे वे जन्मांध नहीं थी। 3 वर्ष की थी जब चेचक से उनकी आंखें चली गईं। वे मेरी माँ से 3 वर्ष छोटी थी। बेहद प्रतिभावान, शास्त्रीय संगीत और कई विषयों की ज्ञाता थी। उनसे परिचय करवाने के लिए आपको वहां ले जा रही हूँ जहां से मेरा और मौसी जी का जीवन सफर शुरू हुआ। अतीत के बहुत से पन्ने पलटकर उस समय में पहुंच गई हूँ जब मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म के बाद मेरी माँ को तेज बुखार आ गया था और एक दिन की बच्ची को शल्या मौसी ने अपनी गोद में ले लिया था। जन्म के एक दिन बाद अपनी गोद में लेकर उन्होंने मुझे ऐसे सीने से लगाया कि भूख से रोती बिलखती मैं चुप हो गई। अपना एक स्तन उन्होंने मेरे मुंह में डाल दिया और रुई के फाहों को दूध में भिगोकर बूंद बूंद दूध अपने स्तन पर निचोड़ती और मैं मजे से दूध पीने लगी। कई दिन उन्होंने मुझे इसी तरह दूध पिलाया। बड़े होने पर माँ मुझे अक्सर बताती थी कि ऐसा दृश्य देखकर कोई नहीं कह सकता था मौसी को दिखाई नहीं देता। माँ इस दृश्य का वर्णन करते रो पड़ती थी और अक्सर कहती, मुन्ना, जो कोई भी कौशल्या को तुम्हें इस तरह पालते देखता उसकी आंखें नम हो जाती। मैं लिहाफ में रोती थी। कुछ ही दिनों में माँ का बुखार बिगड़ गया और मौसी की गोद मेरा पालना बन गई। शीघ्र ही माँ का बुखार टीबी में बदल गया। उस समय टीबी घातक और जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। छुआछूत का पूरा ध्यान रखा जाता था। इतनी छोटी बच्ची को माँ के पास रख नहीं सकते थे। दोनों के लिए खतरा था और माँ से दूर रखना भी कष्टदायक था। नीति ने मेरे साथ बहुत खेल खेले। 3 माह की थी जब मेरी बाईं टांग को पोलियो हो गया। पापा डॉक्टर थे। मेरी टांग भंग होने से तो बचा ली गई,
पर वह टांग बहुत कमजोर हो गई थी। 4 माह की पोलियो की मार से बचाई गई कमजोर बच्ची को कैसे पाला जाए, कड़ी चुनौती थी। परिवार बेहद चिंतित था। मुझे और माँ को लेकर सभी अत्यधिक परेशान हो गए थे, पर मौसी ने मुझे पालने का सारा जिम्मा अपने ऊपर लेकर सबको बेफिक्र कर दिया। मेरी माँ चिकित्सक थी, उनका क्लिनिक बंद करना पड़ा। पापा अपना क्लिनिक छोड़कर माँ की सेवा में जुट गए और मौसी मेरी देखरेख में। उन दिनों मौसी जी सितार और शास्त्रीय गायन में विशारद कर रही थी। घर में गुरु हरिश्चंद्र बाली के बेटे राज बाली तबले की संगत के साथ रियाज करवाने आते थे, तो मौसी जी मुझे गोद में लेकर ही रियाज करती। सिर्फ सितार बजाते समय मुझे मेरे छोटे मामा की गोद में डालती, पर उन्हें सख्त हिदायत होती थी कि वे पास ही बैठे। मुझे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करती थी। बड़ी होकर मैं गायिका नहीं बनी, कोई साज भी नहीं बजा पाई, पर स्वरों पर खासी पकड़ है और स्वरों की भटकन झट से पकड़ लेती हूँ। शायद यह उसी समय की देन है। खूब संगीत सुनती हूँ, खासकर शास्त्रीय संगीत में बंधी धुनें मुझे बहुत भाती है। उन्हीं दिनों वे साहित्य रत्न की परीक्षा भी दे रही थी। एक लड़का और लड़की अलग अलग समय पर मौसी जी को साहित्य रत्न के कोर्स की किताबें पढ़कर सुनाने के लिए आते थे। वे विद्यार्थी थे और कॉलेज के बाद आते थे। इससे उन्हें पॉकेट मनी मिल जाती थी और मौसी जी के साहित्य रत्न की तैयारी हो जाती थी। मेरे मामा जी ने मुझे बताया था कि वे उस समय भी मुझे अपने साथ लेकर बैठती थी। मैं कभी उनकी बाहों में होती थी या कभी उनकी गोद में, अपने से अलग नहीं रहने देती थी। मेरी आंखें खुली भी नहीं थीं और संगीत तथा शब्दों की ध्वनियां कानों में पड़ने लगी थी। शायद तभी शब्दों से इश्क हो गया और संगीत से प्यार। पापा की अनथक मेहनत से माँ 2 साल में ठीक हो गई। तब मौसी ने मुझे माँ को सौंपा और कहा, दीदी पहले इसे गले लगाएं और चूमें, ये इसके लिए तरस रही है। सुना था कि मैं हर रात माँ से मिलने की जिद करती थी। बीमारी की वजह से मेरी माँ का कमरा अलग था। मौसी उस कमरे के बाहर मुझे खड़ा करके कहती थी, देखो वो तुम्हारी माँ है, बीमार है, जब ठीक हो जाएंगी तो मिलना। उत्तर में मैं कहा करती थी, हाँ जब मेरी माँ ठीक हो जाएंगी तो मैं कस कर उनके गले से लिपटूंगी और चूमूंगी। ये तकरीबन हर रात सोने से पहले की क्रिया होती। माँ के ठीक होने के उपरांत माँ और मौसी ने मिलकर मुझे पाला। साहित्य रत्न के बाद मौसी ने बीए किया। अपनी पढ़ाई करते हुए मौसी हर समय मुझे गोद में लिटाकर तरह तरह के तेलों से मालिश करती रहती। वे तेल आयुर्वेदिक संस्थान से मंगवाए जाते थे। 12 वर्ष तक मेरी शिक्षा घर पर हुई और मालिश करने वाले घर पर आकर मालिश करते। मौसी जी अपनी देखरेख में मालिश करवाती। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांग मजबूत हो गई। मुझे कदम उठाने की ट्रेनिंग मौसी ऐसे देती थी जैसे कोई आंखों वाला देता है। अब मुझे देखकर कोई जान भी नहीं सकता कि मैं पोलियो सर्वाइवल हूँ। किस्मत के साथ साथ ये मौसी जी की मेहनत और लगन का ही परिणाम है। मैं 5 वर्ष की ही हुई थी जब मौसी जी ने आकाशवाणी जालंधर द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए माँ के साथ मुझे भेजा था। श्री कुंदन लाल शर्मा बच्चों के कार्यक्रम के मास्टर जी हुआ करते थे। मौसी जी ने उनसे पहले ही बात कर ली थी और उन्होंने मुझे एक पहेली बोलने को दी थी। बकायदा प्रैक्टिस हुई, क्योंकि उन दिनों आकाशवाणी के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण होता था। वो पहेली आज तक याद है। मक्खी और हाथी में क्या अंतर है? मक्खी हाथी पर बैठ सकती है, हाथी मक्खी पर बैठ नहीं सकता। 2 रुपए मुझे उस दिन आकाशवाणी से मिले थे, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस शाम मौसी जी ने देसी घी की जलेबियां और दूध की दावत सारे परिवार को दी थी। वे बेइंतहा खुश थी। कुछ वर्ष बच्चों के कार्यक्रम में रहने के उपरांत मैं युवावाणी में चली गई और साथ ही नाटकों की कलाकार बन गई। आकाशवाणी की मैं ए ग्रेड कलाकार थी और शादी होने तक आकाशवाणी जालंधर की कलाकार रही। मेरे पहले कार्यक्रम के बाद श्री कुंदनलाल शर्मा हमारे पारिवारिक मित्र बन गए थे। उन्हीं से हमें पता चला कि मौसी जी जिस संगीत विद्यालय में संगीत सीखते थे, वहाँ कुछ लड़कियाँ आकाशवाणी जालंधर की कलाकार थीं। उन्हीं के द्वारा मौसी जी ने मेरे बारे में
शर्मा जी को कहलवाया था और उन्होंने मुझे मौका दिया। बचपन की मस्ती और खेलों से वंचित मेरे बालपन को उन्होंने बेरंग नहीं होने दिया। मैंने छोटी उम्र में ही कलम पकड़ ली थी। छुटपन में मैं खेल नहीं पाई, पर दूसरे बच्चों को खेलते देखकर खेलों के लिए लालियत बहुत रहती थी। कई बार खेलने के लिए चली जाती, गिर पड़ती, उठती, फिर गिर पड़ती। बच्चे छेड़ते, मैं रोने लगती। ऐसे में मौसी जी आंसू पोंछकर हिम्मत बंधाती। मुन्ना, गिरकर उठने वाले बहुत बहादुर होते हैं। तुम बहुत बहादुर हो। एक दिन तुम्हारी बहादुरी सब मानेंगे। माँ पापा ने मेरे हाथ में कलम थमा दी और रंग ब्रश पकड़वा दिए। सोचा होगा मेरा मन बहला रहेगा, पर ये मौसी जी ही थी जिन्होंने ब्रश चलाना और छोटे छोटे विषय लिखने के लिए दिए। आज भी सोचकर हैरान होती हूँ कि कैसे उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों से ही कागज को देख परख कर रंग में ब्रश डुबोकर उससे स्ट्रोक लगाना सिखा दिया। एक छोटी बच्ची, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी। रंग ब्रश कलम के साथ मिल गए और कलम हाथ में रह गई, जो आज तक साथ है। मुझे याद है जब मैंने पहली पंक्तियां लिखी थी, तुकबंदी थी। वे ताली बजाकर खुश हुई थी। उनका चेहरा चमक उठा था और मैंने उनकी अंदर धसी आंखों में नमी देखी थी। तब तो नहीं समझी थी, बाद में उनकी खुशी का एहसास कर पाई थी। वे मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहित करती रहीं। तुकबंदी से एक दिन कुछ अलग लिखा गया। बस फिर क्या था, उस लिखे को लेकर पापा के पास चली गई और उसे ठीक ठाक कराकर हिंदी मिलाप के बाल स्तंभ में भिजवा दिया। मेरे पापा उर्दू और पंजाबी के अच्छे शायर थे। हालांकि पापा भेजने के लिए मान नहीं रहे थे, पर उन्होंने जोर देकर वो कविता भिजवाई। मेरी किस्मत समझिए, वो छोटी सी कविता छप गई। मौसी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जून का महीना था। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने पूरे खानदान को आमों और दूध की लस्सी की दावत दे दी थी। तब तक छपना और उससे पैदा हुई खुशी के भाव पैदा नहीं हुए थे, या मैं महसूस नहीं कर पा रही थी। मौसी खुश थी तो मैं खुश थी। बचपन और किशोरावस्था की वह संधि से मैंने इन भावों को अपने अंदर महसूस किया। मेरा लिखा जो भी उन्हें ठीक ठाक लगता, उसे पापा को दिखवाकर किसी स्थानीय समाचार पत्र में भिजवा देती। वो छप जाता। उन दिनों समाचार पत्रों के बाल स्तंभ और साहित्यिक संस्करण बहुत लोकप्रिय होते थे। मैंने किशोरावस्था में कदम रखा ही था। जिज्ञासाओं से भरा मेरा मन बहुत कुछ जानने को इच्छुक था। एक दिन पापा से पूछ ही लिया कि वे मेरी पहली कविता क्यों छपने नहीं भेजना चाहते थे। पापा ने मुस्कुराकर कहा, मुन्ना, मैं एक तरफा सोच रहा था, कहीं कविता वापस आ गई तो उससे तुम में नकारात्मकता ना पनप जाए। पहले ही तुम बच्चों के व्यवहार और खेलों से वंचित होकर दुखी थी। हालांकि मैं इस सच्चाई को भूल गया था कि तुम बहुत सी बातों को तब तक नहीं समझती थी, पर तुम्हारी शल्या मौसी अलग सोच रही थी। उनका मानना था कि लेखन एक नैसर्गिक प्रतिभा है जो तुम में है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। बस वो वही कर रही थी। वो तुम्हें आत्म केंद्रित होने से बचाना चाहती थी और उनकी इस सोच ने अपना रंग दिखाया। अखबारों में छपने और रेडियो प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के साथ ही वही बच्चे जो मेरी खिल्ली उड़ाते थे अब मेरे आसपास रहने लगे थे। एक सकारात्मक परिवेश में मेरी परवरिश हुई। सोच की सकारात्मकता माँ पापा की देन है, तो मौसी ने विचारों में स्पष्टता और दृढ़ता पैदा की। एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे जन्म के बाद कुछ रिश्तेदार माँ का हाल पूछने और मुझे देखने आए, तो उनमें से एक महिला ने मुझे देखते ही कह दिया कि ये लड़की तो मनहूस है। जन्म लेते ही माँ बीमार पड़ गई और खुद भी पिंगली हो गई। ये सुनते ही मौसी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से कंबल में लपेटकर सीने से लगा लिया ताकि कोई भी मुझे देख नहीं सके, और उन रिश्तेदारों को घर से चले जाने का निवेदन किया और हिदायत दी कि वे फिर कभी उस घर की दहलीज पर कदम न रखें। माँ ने बड़े गर्व से बताया था और अक्सर कहा करती थी कि मौसी ने उस दिन भविष्यवाणी की थी जिसे मनहूस कहा गया है। समय आएगा जब मेरी मुन्ना पर सब नाज करेंगे। एक दिन यही रिश्तेदार इसके पास आएंगे। उसके बाद सभी मुझे मुन्ना कहने लगे थे। उन दिनों हम नाना जी के घर में रहते थे। माँ डिलीवरी के लिए आई थी, बीमार पड़ गई।
और मुझे भी पालने की समस्या थी, तो नाना जी ने हम सबको वहीं रख लिया। मौसी जी का उस घर में बहुत दबदबा था। उनके रहते वे रिश्तेदार कभी उस घर में आ नहीं पाए। बड़ी होकर जब मैं पत्रकार बनी, वही रिश्तेदार हमारे घर आए। तब हम अपने घर में रहते थे। उनका बेटा किसी झूठे केस में फंस गया था, उसे छुड़वाना था। उनका बेटा तो छुड़वा दिया गया, पर मौसी जी ने पापा और माँ के मना करने के बावजूद उन्हें एहसास दिलाया कि ये वही लड़की है जिसे आपने मनहूस कहा था और इसी ने आपके बेटे को बचाया है। उन्होंने मौसी जी से माफी मांगी। मौसी जी का तर्क था, अगर घटिया मानसिकता वाले लोगों को उनके गलत कर्मों के बारे में टोका या सोचवाया नहीं जाए तो उनकी सोच में सुधार नहीं आएगा। बाद के जीवन में भी मैंने उन्हें अन्याय और शोषण के विरुद्ध खड़े होते देखा। उनके यही गुण मेरे भीतर आ गए थे, जिनका परिचय मुझे बाद में जीवन के कई मोड़ों पर मिला। हमारे घर का एक मौखिक नियम था कि जो कोई भी कुछ पढ़ेगा वो ऊंची आवाज में पढ़ेगा ताकि मौसी जी भी सुन सके। 12 वर्ष तक घर में रहने का लाभ ये हुआ कि सुबह के अखबार से लेकर देश विदेश के लेखक की हर पुस्तक जो मौसी जी को सुनाई जाती, मैं भी सुनती थी। फिर मैं मौसी जी को पढ़कर सुनाने लगी। पढ़ने की ऐसी रुचि पैदा हुई जो आज तक कायम है। घर का एक और नियम था जिसका सब पालन करते थे। बाहर से घर आकर मौसी को पूरी बात कहानी की तरह बताई जाती थी। मैं उनसे आगे बढ़ गई और अभिनय करके घटना या बातें बताने लगी। फिल्म देखने के बाद घर में उस फिल्म की कहानी के साथ साथ हर पात्र का अभिनय भी करती थी। वे बड़ी तन्मयता से सुनती और मुझे प्रोत्साहित करती कि उनकी आंखों के आगे दृश्य उभार दिए मैंने। बाद में रंगमंच पर पात्र जीते हुए और कहानी में उन्हें बुनते हुए ये आदत बहुत काम आई। वे अमृतसर के अंधकन्या विद्यालय में अध्यापिका बनकर वहां चली गईं। साथ छूट गया। मैं उनके साथ ही सोती थी। अगर वे कहानी की तरह बात को सुनती थीं, तो उन्हें कहानी सुनाने का भी बहुत शौक था। वे बेहतरीन किस्सागो थीं। हर रात सोने से पहले उनसे कहानी सुनी जाती थी। कहानियां सुनने सुनाने की आदत ने मेरे भीतर के कहानीकार को कब जागृत कर दिया, पता ही नहीं चला। गर्मी की छुट्टियों में मेरी छोटी मौसी के बच्चे भी हमारे पास रहने आ जाते थे। तब रात को कहानियों का दौर लंबा होता था। तिमंजिले घर की ऊपरी छत पर लेटे हुए जब वे किसी कहानी में सप्तऋषियों या ध्रुव तारे का जिक्र कर आकाश की ओर इशारा करके बताती तो हम बच्चे हैरान हो जाते। हमें यकीन नहीं होता था मौसी सही बता रही है। हम किसी और से पूछते तो मौसी का इशारा सही होता था। जब हम उनकी आंखों में झांक कर देखते और कहते मौसी को दिखता है, सुनकर वे हाथ से ताली बजाकर हंस पड़ती। शायद उन्हें अंदर से खुशी होती होगी कि वे सही हैं, या हमारी नादानी पर हंसती थी। मैं आज तक समझ नहीं पाई। अमृतसर का स्कूल बंद हो गया। वे दिल्ली के अंधकन्या विद्यालय की अध्यापिका बन गई और वहीं से रिटायर हुई। मेरी माँ की मृत्यु के बाद जीवन के अंतिम सांस तक वे मेरे पापा और भैया के साथ रहीं और नेत्रहीन औरतों के हक के लिए लड़ती रहीं। ब्रेल पत्रिका में लेख लिखकर भेजती थी। अन्य पत्रिकाओं में भी उनके लेख छपते थे जो वे बोलती थीं और दूसरे लोग उन्हें लिखते थे। उन्होंने शादी नहीं की, हालांकि उनकी प्रतिभा को देखकर दृष्टि वालों और नेत्रहीन दोनों तरह के बहुत से रिश्ते आए थे। उन्होंने शादी करने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, मैं जानना चाहती थी। उनके भावों को समझना चाहती थी। जिन्होंने मुझ पर इतनी ममता लुटाई, क्या वे स्वयं मां नहीं बनना चाहती थी? इस विषय पर उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली थी। खामोश रहकर उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति के द्वार बंद कर दिए। निसंकोच कहूंगी कि उन्होंने अपना सारा ममत्व मुझ पर लुटा दिया। वे मेरी दूसरी माँ थी, सहेली थी, गुरु थी, सबसे बढ़कर साथी थी, जिनसे मैं सब कुछ साझा कर सकती थी। मेरी ढाल बनकर अपने जीवन के अंतिम प्रहर तक मेरी रक्षा करती रही। मशीन पर कपड़े सिलना, स्वेटर बुनना, गोल रोटी बेलना, मैंने सब उन्हीं से सीखा। रोटी सेकने तक को तैयार हो जाती थी। हम उन्हें कभी रोटी सेकने नहीं देते थे। डर लगता था कि कहीं हाथ न जल जाए। मौसी को ऐसे काम करते देखते हुए मैं अक्सर सोचा करती थी कि दृष्टिहीनता की अस्वीकृति कभी उन्हें चोट न पहुंचा दे।
उन्होंने एक तरह से अपनी नेत्रहीनता को नकार दिया था। विश्व के प्रतिष्ठित नेत्रहीन लेखक वेद मेहता, जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी पुस्तक फेस टू फेस पढ़ी तो एहसास हुआ प्रज्ञाचक्षु लोगों के भीतर का संसार, प्रज्ञा दृष्टि बेहद सजग और जागृत होती है। वे महसूस ही नहीं कर पाते कि वे देख नहीं सकते। ध्वनियाँ, प्रतिध्वनियाँ, साए, परछाइयाँ कैसे उन्हें रास्ता दिखाती हैं, इसका विस्तृत वर्णन है उस पुस्तक में। मौसी के प्रत्यक्ष और जीवंत जीवन पर वेद मेहता की पुस्तक ने मुहर लगा दी। वे मुझे एक पत्रकार, रंगमंच, दूरदर्शन और आकाशवाणी की कलाकार के रूप में देखकर मेरी शादी करके सफल गृहस्थ जीवन जीते देख माँ के रूप को आशीष देते इस दुनिया से गई। मेरी कहानियाँ, कविताएं और अखबारों में छपे धारावाहिक उपन्यास को उन्होंने सुना, पर मेरी पुस्तकें उनके जाने के बाद आई। हालांकि सहभागिता की कई पुस्तकें आ चुकी थी। शायद नहीं, निश्चय ही मेरे कलम उठाते उनका यूं चले आना उनका आशीर्वाद देना है। मौसी जी 5 फुट 3 इंच लंबी, सांवले रंग और खुले अंगों वाली मजबूत काठी की थी। घर में हमेशा सलवार कमीज पहनती और लंबे घने बालों वाली चोटी कमर के नीचे तक लहराती रहती। लेकिन घर से बाहर हमेशा सिल्क की साड़ी बड़े सलीके से पहनकर, बालों का जूड़ा बनाकर, आंखों पर धूप का काला चश्मा लगाकर जाती। उनके बदन से चंदन की खुशबू आती थी। बचपन से ही वो खुशबू मुझे बहुत आकर्षित करती। वे चंदन के साबुन से नहाती थी। मुझे भी परफ्यूम्स का बहुत शौक है। तरह तरह के इत्रों और परफ्यूम्स का प्रयोग मैं बहुत करती हूँ। यह जान गई हूँ कि परोक्ष अपरोक्ष कुछ आदतें स्वभाव में परिवेश से आ जाती हैं, जिनका मनुष्य को एहसास भी नहीं होता। जिस इंसान से बचपन में आप बहुत प्रभावित होते हैं, उसकी आदतें तक व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। मौसी किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में सुनते हुए पूछती थी कि मुझे कैसा लगा, वहाँ क्या अच्छा था और क्या बुरा, बुराई को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं खुलकर बताती थी। इससे मुझे अपने भाव स्पष्ट करने आ गए। युवावस्था से लेकर अब तक मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। युवावस्था में दिया गया उनका प्रोत्साहन आज भी मेरे साथ है। शादी के बाद अपने बच्चों को साथ लेकर जब मैं मायके जाती, उनके साथ बातें कर अपना बचपन दोहराती थी। अपने बच्चे के साथ उनसे एक कहानी जरूर सुनती, उनकी सुगंध अपने साथ ले आती। अब वे इस दुनिया में नहीं है। आज उनके बारे में लिखते हुए मुझे वही सुगंध आ रही है। बोलती कहानियां क्रम में आज हमने आपको सुनवाई कहानी शल्या मौसी। सुधा ओम ढींगरा की लिखी इस कहानी का आज वाचन किया श्वेता पांडे ने। Radio Playback India.